टाइप्स ऑफ मटेरियल्स लिखते चलना है ना, थोड़ा सा लिखने वाला पार्ट भी इस चैप्टर में ज्यादा हो सकता है। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, या ऐसे बोल सकते हो जो चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेमीकंडक्टर में देखेंगे डिटेल में, भी सिर्फ लिख रहा हूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या होते हैं अभी पता नहीं है। इंसुलेटर में है ना ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता। एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात चल रही है। इंसुलेटर में अगर टेम्परेचर बहुत हाई कर देंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाते हैं और करंट का फ्लो हो सकता है। नोट करते चलना है ना। तो 3 तरह की कैटेगरी है, हमको चैप्टर में फोकस करना है जो मिडिल वाली कैटेगरी है सेमीकंडक्टर, उसके ऊपर। तो सेमीकंडक्टर भी स्टार्ट किया नहीं, ये तो ऐसे अभी एक्स्ट्रा बातों में है, रेज कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा एक टॉपिक और सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा। एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम जैसे क्या होता है ये डायग्राम, पहले उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा तो मुझे भी नहीं आता, जितना आता है ना उतना ही मैं दे सकता हूँ इस तरह की बातें। जैसे मान लो कोई भी एटम है, सपोज सोडियम का कोई एटम है ना, उसके अंदर मैं न्यूक्लियस से आगे बढ़ता हूँ 1s2 और ऐसे 1s2 2p समथिंग जो होता होगा केमिस्ट्री में। मान लो मैं किसी पर्टिकुलर सपोज 2s वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखूं, कौन सी एनर्जी की बात चल रही है, उस इलेक्ट्रॉन के पास चक्कर लगा रहे तो काइनेटिक एनर्जी भी है और न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी, उसकी टोटल एनर्जी कुछ ना कुछ है। तो हम बस एक डायग्राम में अलग अलग 1s वाले की एनर्जी कम या ज्यादा जो भी है, उससे ऊपर वाले की, उससे ऊपर वाले की, इस तरह की एनर्जी बना के देखेंगे। तो मैं इसको समझाने के लिए एग्जांपल सोडियम का ही ले रहा हूँ, देख देख के लिखवा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वैल्यूज याद नहीं होती, तुमको तो बढ़िया याद होती होगी। 1s2, कुछ गलती करो तो सही कर देना, 2s2, 2p6, 2s1, सही है क्या? सॉरी 3s1, हाँ सॉरी 3s1। और ना मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस बात पे आता हूँ। जैसे पहले तो ये बताओ कि हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी? बहुत सिंपल सी बात है। तो ये तो बोर मॉडल से भी याद होगा, बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं डायग्राम में एनर्जी को लेवल्स लाइंस की फॉर्म में दिखाऊं तो 1s में जो इलेक्ट्रॉन रहते होंगे उनकी एनर्जी सबसे नीचे दिखाऊंगा, फिर 2s वालों की एनर्जी और ऊपर, 2p वालों की और ऊपर, 3s वालों की और ऊपर, इस तरह से दिखाना पड़ेगा मुझे। अभी जो मैंने गोला लगाया ना बैंड पर, उसका कारण बताऊंगा, पहले मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ। जैसे 1s के लिए एनर्जी का एक बैंड होगा, बैंड का मतलब एक पूरा पोर्शन टाइप दिखाएंगे डायग्राम में। ये 1s का एनर्जी बैंड है, कारण बताऊंगा कि बैंड क्यों बनाइए। और ऊपर जाएंगे तो 2s वाला बैंड आ जाएगा, इस तरह से ऊपर जाते जाएंगे 2p वाला बैंड आ जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे, है ना। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो बैंड क्या बता रहे, पहले इस बात को बताऊं। जैसे मान लो 2p वाले कोई इलेक्ट्रॉन है, अब 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, किसी पूरे क्रिस्टल की बात चल रही है, उसमें किसी एटम, सोडियम का एटम है, उसके 2p वाले के किसी इलेक्ट्रॉन को देख रहा हूं, तो ये बैंड, ये भी इलेक्ट्रॉन से उनमें एनर्जी यहां से यहां तक वेरी कर सकती है। हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन हो जिनकी एनर्जी इतनी हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी इतनी हो सकता है किसी की एनर्जी इतनी हो, किसी की इतनी हो। तो ये एनर्जी का फ्लक्चुएशंस क्यों आ रहा है जबकि सभी 2p वाले हैं? कोई बताएगा ये एनर्जी डिफरेंट क्यों है जबकि सभी 2p वाले इलेक्ट्रॉन है? तो कोई नहीं यार, ये तो मुझे उम्मीद थी तुमको आइडिया होना चाहिए, तो तुमको तो बल्कि ज्यादा, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री आती मेरे कंपैरिजन, मुझे तो कुछ भी नहीं आती।
नहीं, जैनिश से पूछे। जैनिश, कोई आइडिया? सर वो ऑर्बिटल्स अलग होते हैं इसलिए। किसके? सर वो जिस मतलब क्या ऑर्बिटल। 2p वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या उनके न्यूक्लियस से डिस्टेंस अलग अलग होगी क्या? नहीं सर। फिर सर एनर्जी डिफरेंट क्यों? वो शायद केमिस्ट्री में बताते थे, लाइक एजीमुथल क्वांटम नंबर कुछ अलग अलग आती है इलेक्ट्रॉन्स की। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है तू? केमिस्ट्री में बताते हैं सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अच्छा अच्छा, मुझे लगा ऐसा डरावना वर्ड यूज में लेके। मैं बता देता हूँ जितना मुझे नॉलेज है या जो मुझे पढ़ाया गया है लोगों के द्वारा। जैसे 2p वाले 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट इसलिए बनाई गई है, फिजिक्स वाला लॉजिक है मेरे पास, वो केमिस्ट्री टाइप की लॉजिक नहीं है। कि एक पूरा क्रिस्टल है, यहाँ पर कोई एक सिंगल सोडियम का एटम अलग से रहता नहीं है। उस पूरे क्रिस्टल में कोई एक सोडियम का एटम था, उसमें न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर है ना 2p वाला कोई इलेक्ट्रॉन था। उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है और उसके सर्कुलर मोशन की स्पीड क्या है। जब तक क्या है, उस क्रिस्टल में उस इलेक्ट्रॉन के आसपास दूसरे न्यूक्लियस भी है और दूसरे न्यूक्लियस के चारों तरफ वाले इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो उसकी इंटरेक्शन एनर्जी सिर्फ खुद के न्यूक्लियस के साथ नहीं है, दूसरे न्यूक्लियस के साथ भी कुछ ना कुछ होगी। तो यहाँ पर हो सकता है 2p का कोई इलेक्ट्रॉन हो जिसकी एनर्जी खुद के न्यूक्लियस बाकी न्यूक्लियस के साथ मिलकर इतनी आ रही हो सकता है उसी के अंदर कोई दूसरा सोडियम का एटम है, या उसी सोडियम के एटम के अंदर जो p वाला है कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा उसकी डिस्टेंसेस किसी दूसरे न्यूक्लियस के साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। तो पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होने के कारण अगर सोडियम का एक सिंगल एटम पाया जाता, अगर सिंगल, और उनके मैं 2p के 6 इलेक्ट्रॉन की बात करता, तो ये बैंड नहीं बनाता, तो मैं सिंगल लाइन बनाता, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और सब जगह। तो बाय चांस अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछ ले कि बैंड क्या होता है, बैंड ये पूछा जा सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं, 2 नंबर का सवाल तो हम बता सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई एक तो एग्जाम्पल बता देंगे, उसमें बता देंगे ये बैंड, इसको बोलते हैं बैंड, ये अपने आप में एक बैंड है। और उसका कारण जो मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स में वही लिख के आना, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ है ना, कि पूरे क्रिस्टल के अंदर किसी भी इस एग्जाम्पल में सोडियम के एटम के 2p वाले शेल का किसी भी इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन सिर्फ खुद के न्यूक्लियस के साथ नहीं होकर आसपास के और भी न्यूक्लियस, आसपास के और भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है, तो उसमें एनर्जी अलग अलग टाइप की पाई जाती है। ये डायग्राम बना ले बस, ये बातें मैं लिखवाऊंगा नहीं ना, कभी लिखवाता हूँ, तुमको अपने हिसाब से लिखना हो तो मैं समय दे रहा हूँ, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश जैसे तुम्हारी अच्छा लगे तुमको। नोट करके मुझे इंडिकेट कर देना जब भी तुम अपनी तरफ से लिख चुके हो इसके बारे में जो भी मैंने बोला। और सबसे अच्छा तरीका बताऊं, एनसीईआरटी जरूर इस चैप्टर की पढ़ना, उसमें जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको उन्होंने परफेक्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन कर लेना, अलग से तुमको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर उसके लिए एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी। हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखना, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। हेडिंग लिखो, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये तुम वैसे जानते हो, बैंड शायद तुमने अभी देखा होगा, बाकी नाम तो तुमको पता है। जैसे एनर्जी लेवल टाइप के डायग्राम से दिखाऊं, ये पूरा जो है ये है वैलेंस बैंड, मीनिंग बता दूंगा अभी, एक बार डायग्राम बना ले। और इससे भी हाई एनर्जी पर जो कि मैंने खाली दिखा रखा है अभी पूरा, ये है कंडक्शन बैंड।
वैलेंस बैंड ऐसे इलेक्ट्रॉन्स दिखाना नहीं है एग्जाम में, तो मैं तुमको समझाने के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, है ना। ये सिर्फ लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। वैलेंस बैंड का मतलब ही ये है कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बॉन्ड बना रखा है, अभी बॉन्ड से बाहर निकले नहीं है वो, तो उनका कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल होगा, इतनी एनर्जी पर है वो। कंडक्शन बैंड तक पहुंचना है उनको, तो तुम डायग्राम से देख सकते हो कि कोई इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में इस लेवल पर, उसको यहाँ से कंडक्शन बैंड में जाना है, तो उसको कम से कम मिनिमम इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इतनी एनर्जी की। तुम उसको इतनी एनर्जी दे दोगे तो वो अपने आप जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। और कंडक्शन बैंड में पहुंचने का मतलब कि वो क्रिस्टल के अंदर ही बॉन्ड तोड़कर बाहर आ चुका होगा और क्रिस्टल में इधर से उधर मूवमेंट करने के लिए फ्री हो गया है। ऐसे कोई अलग अलग बॉक्सेस नहीं है कि यहाँ से निकल के उस बॉक्स में जाके बैठ गया, है ना। ये डायग्राम बना लो, ये मैं एरो हटा रहा हूँ यहाँ पर। और इसमें वैलेंस बैंड के अंदर जो एनर्जी का टॉप मोस्ट लेवल है, हो सकता है ये फुल भरा हुआ दिखाए डायग्राम, हो सकता है पार्शियली फिल्ड हो, कैसा भी हो सकता है, इसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। एक नंबर का सवाल आ सकता है, एक या 2 नंबर का, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं बताओ। बता दिया, ऐसे ही बताते हैं हम। एक और बहुत फेमस बोर्ड का सवाल है, 2 या 3 मार्क्स का सवाल, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करो। सही बताऊंगा इस बारे में। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग मटेरियल्स को अलग अलग जो कैटेगरी है ना, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाना है उसको। ये नोट कर लिया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। कॉपी में 3 एक ही पेज के 3 टुकड़े करना, फाड़ मत देना। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में जो बैंड थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूँ ना, वैलेंस बैंड है वो है, मान लो ये, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में वीवी, वैलेंस बैंड, है ना। और जो कंडक्शन बैंड होता है वो भी वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप होता है, उसका कुछ पार्ट मैं दिखा दूं। ये जो पूरा है ये है कंडक्शन बैंड, और ये जो पूरा था ये था वैलेंस बैंड। कहने का मीनिंग ये है कि वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी पहले से ही है, रूम टेम्परेचर की बात चल रही है, कि वो कंडक्शन बैंड में भी है। क्रिस्टल की टर्म में बात करूं तो कंडक्टर का कोई भी क्रिस्टल है, कोई मेटल ले लो कोई सी भी, उसके अंदर रूम टेम्परेचर पर ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे जो बॉन्ड तोड़कर रूम टेम्परेचर पर अपने आप ही बाहर आकर और क्रिस्टल में इधर से उधर मूव करने के लिए फ्री हो चुके हैं। इंसुलेटर की बात करें तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये कंडक्शन बैंड, ये जो डिफरेंस है काफी ज्यादा, इसको डेल्टा ई जी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी गैप की वैल्यू ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार चेक कर लूं मैं, हाँ ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये एनर्जी रूम टेम्परेचर पर इन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मिल पाती, तो इसलिए वो यहां से वहां जंप नहीं कर पाते, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसलिए नहीं पाए जाते। जबकि सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें भी ये फर्मी एनर्जी गैप होता तो है, लेकिन इंसुलेटर के कंपैरिजन में कम होता है। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, डेल्टा ई जी लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक दो डाटा आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। ये जो डेल्टा ई जी है फॉर जर्मेनियम, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में आता है, जर्मेनियम के लिए लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और यही डेल्टा ई जी फॉर सिलिकॉन के लिए होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सॉरी 1.14, सही कर लेना, 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो बात चल रही थी वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, इन बैंड्स के अकॉर्डिंग किस तरह से हमने मटेरियल्स को डिवाइड कर रखा है। अब स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर। यहां तक नोट कर लो पहले। हेडिंग लिखना सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स ब्रैकेट में लिखो 14th ग्रुप एलिमेंट्स। जो 14th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। 14th ग्रुप एलिमेंट्स, कुछ एग्जांपल लिख लो, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। एग्जांपल लिख लेना, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ये दो ही फेमस एग्जांपल हैं, जनरली यही यूज में आएंगे। ठीक है, तो ये तो स्टार्टिंग की हमने कि सेमीकंडक्टर 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। कुछ एग्जांपल लिख लिए। हेडिंग लिखना टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स की भी दो कैटेगरी बना रखी है। फर्स्ट लिखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जिसका दूसरा नाम है प्योर सेमीकंडक्टर। दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। क्या होता है देखेंगे, अभी तो सिर्फ नामकरण चल रहा है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब डोप्ड या इम्प्योर, इम्प्योर भी कह सकते हैं, जनरली डोप्ड कहा जाता है, डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो एक एक करके पढ़ेंगे इनको, है ना। फर्स्ट हेडिंग लिखना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट हेडिंग लिखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसके अंदर हेडिंग लिखना क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इनके क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जर्मेनियम, प्योर जर्मेनियम। प्योर का मतलब है कि जिस क्रिस्टल के अंदर सारे एटम जर्मेनियम के ही होंगे। तो जर्मेनियम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। डायग्राम बनाते चलो। इस तरह से उन्होंने बॉन्ड बना रखा है इलेक्ट्रॉन्स ने बाकी जर्मेनियम एटम्स के साथ, इस टाइप से। अब ये जो भी बात मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें रूम टेम्परेचर से रिलेटेड ही चल रही है, रूम टेम्परेचर की बात है। तो मैंने क्या करा, एक क्रिस्टल मार्केट से खरीद के लाया जर्मेनियम का, मान लो उसके अंदर झांक के देख रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पर क्या पाया जाता है वो बता रहा हूं। रूम टेम्परेचर पर ही किसी भी, ऐसे बहुत सारे जर्मेनियम के साथ होने वाला है जो मैं एक के साथ बता रहा हूँ, किसी भी जर्मेनियम एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि कहां पर बैठा है, अभी वैलेंस बॉन्ड में है, वैलेंस शेल में ऐसा कह सकते हो, जिसने भी बॉन्ड बना रखा है, ये रूम टेम्परेचर पर ही अपने आप इतनी एनर्जी ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास या 1.5 जो भी गैप है, फर्मी एनर्जी गैप, कि ये क्रिस्टल में मूव करने के लिए फ्री हो जाता है। मैं यहाँ पर डायग्राम में ऐसे कंडक्शन बैंड लिख रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि क्रिस्टल में कोई पाइपलाइन बना रखी है कंडक्शन नाम की, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चले, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के वहां जाने से इस जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद यहाँ का इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पर एक वैकेंसी बन गई जिसको बोलते हैं होल। ये इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, इसका नाम हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन।
पहले नाम फ्री नहीं था इसका ना, अब हुआ है नाम जब ये शहीद हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ऐसा एक के साथ नहीं हुआ है, बहुत सारी जगह हुआ है। यहाँ भी मान लो एक होल बन गया, यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कंडक्शन बैंड में। तो इस तरह से रूम टेम्परेचर पर उस छोटे से क्रिस्टल के अंदर भी बहुत अरबों खरबों जर्मेनियम के आइटम्स रहते हैं, बहुत ज्यादा। उसमें बहुत सारे आइटम्स के साथ ऐसा कुछ हुआ तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो है वो जनरेट हो गए रूम टेम्परेचर पर। टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो ये फिनोमेना और ज्यादा हो जाएगा, इतना तो सोच सकते हैं हमसे। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अगर एक टर्म डिफाइन करूं Ne, एक टर्म डिफाइन करूं NH, इसका मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक तरह से इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी। सेम ऐसे नंबर ऑफ फ्री वर्ड मत लगाना यहाँ पर है ना, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं बोल रहा था कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रूम टेम्परेचर पर या किसी भी टेम्परेचर पर, प्योर की बात चल रही है, ये इक्वल होगा है भाई? क्या कहते हो? यस हाँ? यस सर। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया लगा। चलो छाप लो यहाँ पे। और ये दोनों इक्वल है, इक्वल है तो एक कॉमन सिंबल दे देते हैं इनको Ni, I फॉर इंट्रिंसिक। सर आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बाद हेडिंग क्या बोली थी? मैंने कब हेडिंग चेंज की? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। वो लिखा था क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वही डायग्राम बना रहा था, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है ये। हेलो सर। हाँ जी, हेलो, कौन बोल रहा है? सर मैं कह रहा हूँ कि वो सर जो आपने वो एनर्जी गैप का डेटा लिखवाया था ना सर, मैं कल हाँ। शीट की थ्योरी पढ़ रहा था तो सर उसमें तो मतलब कि शीट में थोड़ा अलग दे रखा है। बताओ ना तो क्या आप है? एनसीईआरटी से लिखवा रहे हो? तुम सर बताओ क्या? सेमीकंडक्टर में शायद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था और इंसुलेटर में ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं एक बार नेट पे सर्च कर लूं, है ना? ओके सर। एक मिनट पे सर्च कर रहा हूँ, जो भी बच्चा पूछ रहा था उसको बता रहा हूँ। तो नेट पे भी ये अलग अलग तरह से लिखा हुआ है। जैसे एक जगह लिखा हुआ है कि इंसुलेटर में ये लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, और सेमीकंडक्टर में अप्रोक्सीमेटली 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके सर। सर वो बस मैं पूछ रहा था कि हाँ, एनसीईआरटी से डेटा लिए। सही बात है, बिल्कुल आराम से होना चाहिए, पूछो इसमें, क्योंकि मुझे भी इतना ज्यादा आता नहीं है सब कुछ डाटा वाटा। और मैं तो जो लिखवा रहा हूँ ना, वो जो हम लोगों को कभी वर्मा सर ने पढ़ाया था उस बेसिस पे लिखवा रहा हूँ। मेरे पास जो नोट्स है वो उनके ही नोट्स हैं, तो मैं जो भी डेटा लिखवा रहा हूँ वो उन्हीं के हिसाब से लिखवा रहा हूँ। हो सकता है उसमें वेरिएशन हो, एनसीईआरटी में कुछ हो तो उसको देख के बता देना, सही कर लेंगे मिलके, ठीक है ना? ओके, यहाँ तक अगर हो गया हो, आगे बढ़े अपन। ये तो था क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्योर सेमीकंडक्टर का। अब अपन देखेंगे कि यार सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो कैसे होता होगा। हेडिंग लिखना, इक्वेशन ऑफ करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इक्वेशन ऑफ करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो, ये मान लेते हैं वो क्रिस्टल है जर्मेनियम का या सिलिकॉन का, जर्मेनियम मान लेते हैं, जिसमें हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डायग्राम में दिखा रहा हूं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे होल्स भी हैं। ठीक, अब करंट फ्लो करवाना है तो ये तो कंफर्म है कि कोई ना कोई सोर्स सेल टाइप का कुछ भी लगाना पड़ेगा हमको। मान लेते हैं हमने एक सेल लगा दिया, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V वाला। सेल लगाने का मतलब इधर हाई पोटेंशियल BH, उधर लो पोटेंशियल BL, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दिया इस तरह से, इलेक्ट्रिक।
इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो वो इधर मूव करेंगे, कुछ उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे और होल्स को मैं एक तरह से पॉजिटिव मान सकता हूँ ना भाई, उस वैकेंसी में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो होल्स इधर की तरफ मूव करेंगे। अभी मैं अपने शब्दों को रिपीट करूंगा वापस। इलेक्ट्रॉन्स का इधर जाना मतलब करंट का इधर फ्लो होना, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। होल्स का उधर जाना मतलब करंट का इधर फ्लो होना, करंट ड्यू टू होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी होल्स के कारण भी करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो जो नेट करंट है वो पता कर लेंगे। अब मैं उस बात पे आता हूँ कि अपने शब्दों को रिपीट करूंगा। इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, होल्स उधर मूव कर रहे हैं, इस लाइन को सही करो। ये लाइन गलत बोली है, कुछ गलती है इसमें, कोई सही करेगा? इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड जा रहे होंगे तो वो राइट साइड में होल बनते जा रहे होंगे, तो वो मैं और बता दूं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ होल्स उधर मूव कर रहे हैं, इस लाइन को करेक्ट कर। सर नए होल्स होल उसकी तरफ फॉर्म हो रहे हॉल्स बनते जा रहे फॉर्म हैं। हो रहे बन रहे हैं। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही है, जो भी दोस्तों बच्चों की आवाज मुझे आई सुनना। अगर किताब में भी कहीं लिखा हुआ आ जाए या कोई फैकल्टी भी बोल दे कि होल्स उधर मूव कर रहे हैं, तो उसको गलत मत ठहराना। उसका मीनिंग क्या होगा बता दो। सच्चाई तो ये है कि होल ऐसे भागता हुआ नहीं जा रहा है, होल तो एक जगह का नाम है, वैकेंसी बन गई वहां पर, वो वैकेंसी का नाम होल रखा गया है। अगर कोई बोल दे कि होल इधर मूव कर रहे हैं, उसका मीनिंग या सिग्निफिकेंस ये है कि अगर अभी ये वाला होल यहाँ पर है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन वहां से दौड़ता हुआ आया, कहां से आया देखना, आगे कोई एक बॉन्ड बना हुआ था अंदर, बॉन्ड, उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दौड़ता हुआ आया और उसने इस होल को भर दिया, इस वैकेंसी को भर दिया, यहाँ पर बॉन्ड बना लिया उसने, लेकिन वहां पर होल बन गया, तो वो होल यहाँ की बजाय इफेक्टिवली वहां दिखाई दे रहा है। फिर आगे से कोई एक बॉन्ड टूटा, वहां से इलेक्ट्रॉन आया, उस वैकेंसी को भरा, होल वहां दिखाई दे रहा है, तो इफेक्टिवली हम कह सकते हैं कि होल्स आर मूविंग, ऐसा बोल देते हैं। डायग्राम बनाओ। बोर्ड पे जगह कम है थोड़ी, इसलिए मैं इसको इरेज करूंगा अभी ताकि इक्वेशंस लिख पाऊं। हो गया? अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई टोटल करंट क्या है, कितना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होने वाला करंट प्लस होल्स के कारण फ्लो होने वाला। बाकी तो पुरानी बातें, करंट को लिखूंगा N E A V D, सिंबल्स ढंग से देखना। N मतलब इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी, E तो चार्ज है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम ऐसे N E A V D, होल्स, ठीक है। लिखते चलना साथ साथ। यहां से एक काम कर लेते हैं ना कि एरिया को इधर डिवाइड कर दें इधर, तो करंट बाय एरिया बन जाएगा करंट डेंसिटी, और यहां से Ne और NH बराबर हैं, प्योर सेमीकंडक्टर की बात चल रही है, Ne बराबर NH जिसको हम Ni बोल रहे हैं, और Ni बार आ जाएगा, E बार आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। लिखते चलें साथ साथ। अब हम ये भी जानते हैं कि करंट डेंसिटी होता था सिग्मा ई, जे बराबर सिग्मा ई, तो इसको मैं लिख रहा हूं सिग्मा टाइम्स ई। ई को अगर डिवाइड कर देते हैं तो कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल का फॉर्मूला हमारे पास बन गया, देखो इसमें याद रखने लायक बात कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि हमको रटना पड़ेगा, ये हम समझ लिया हमने, यहाँ से तो आराम से फॉर्मूला बना सकते हैं जब भी रिक्वायरमेंट हो। हाँ, यहाँ पर आकर एक नई टर्म डिफाइन की गई, अगले स्टेप में ये लिख देता हूँ, सिग्मा इक्वल्स टू NI ब्रैकेट में म्यू ई प्लस म्यू एच, अलग से बता रहा हूँ यहाँ पर इस जगह पर, म्यू का मतलब, म्यू का नाम है मोबिलिटी, म्यू को डिफाइन किया हुआ है इस तरह से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी
पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रेशियो को नया नाम दे दिया गया मोबिलिटी। और एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा पाई जाती है होल्स से। उस बात को हम थोड़ा बहुत रिलेट भी कर सकते हैं, काफी हद तक, थोड़ा नहीं काफी हद तक, कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होगी होल्स के कंपैरिजन में। मोबिलिटी वर्ड को अगर फील करना है तो ऐसा सोचो कि यहाँ दो जने रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी। जिसकी मोबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब वो क्रिस्टल में ज्यादा फ्रीली इधर से उधर जा सकता है। तो जितना फ्रीली इधर से उधर जाएगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। इस तरह से फील कर सकते हो इसको। ये हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अभी और बात करेंगे इसके बारे में, एक बार यहाँ तक लिख लो। इन वाले चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा मेरा इतिहास बताऊं। ये जो सेमीकंडक्टर है या न्यूक्लियर फिजिक्स है या और भी इस तरह के जो चैप्टर्स हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में जब पढ़ाना स्टार्ट करा था लगभग 10 साल पहले, तो शुरू के 6 साल तक तो मैंने पढ़ाया नहीं जानबूझ के। उसका कारण है कि मुझे बिल्कुल ना समझ में आते थे, ना मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट आता था। मैं तो उनके पीछे लगा रहता था, ब्लॉक है, एनर्जी है, कंजर्वेशन है, उनके पीछे पढ़ा रहा हूँ। लेकिन फिर लगा कि यार चलो थोड़ा बहुत तो इनको पढ़ना चाहिए। तो सेमीकंडक्टर तो मेरी ब्रांच होने के बावजूद भी, इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि थोड़ी शर्म की बात है, मेरी ब्रांच होने के बावजूद भी, 3 साल कॉलेज में प्रोफेसर के पढ़ाने के बावजूद भी मैंने 6 साल तक इनको टच नहीं करा, है ना। और लेकिन उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के जितना भी सीखा है ना, उतना ही मैं बता पाता हूँ इन चैप्टर्स में। तो ये थोड़ा सा फैक्ट बता रहा हूँ, सच्चाई वाली बात यही है। तो कभी तुम अगर और ज्यादा पढ़ो इन चीजों को, तुम कोई बात नई बात बताना चाहो तो बताना आगे। हो गया होगा यहाँ तक? कोई मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकता है इस बात को कि क्यों मैंने वहां लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा पाई जाती है होल्स के कंपैरिजन में? और रिलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि रिलेट नहीं कर सकते, आराम से कुछ बातें रिलेट कर सकते हैं इस चैप्टर में। तो क्या पता इलेक्ट्रॉन कोई होल में आगे जाए नहीं। आवाज बहुत कम आई मुझे कृष्णा राठी जी की। और कोई? हाँ कुणाल बताओ। सर जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन पहले किसी होल से निकलता है तो जरूरी थोड़ी ना कि सारे ही इलेक्ट्रॉन आगे भी किसी होल के अंदर जाए ही। तो इससे इसका मतलब कि होल्स की संख्या कम होगी जो उस तरफ बढ़ रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन तो सारे ही बढ़ेंगे। नहीं, तो होल्स की संख्या कम का है तो तुम मान ही रहे हो, बोर्ड पे लिखा है Ne बराबर NH। कम का है मतलब सर पर यूनिट टाइम में जितने होल्स उस तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको इस तरह से रिलेट किया जाता है लोगों के द्वारा हर साल, शुरू से बहुत सदियां हो गई, कि इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर जाने में ठीक है थोड़ी बहुत तकलीफ है, आपस में टक्कर हो सकती है या बाकी एटम से टकरा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो मूव कर सकते हैं इजीली, काफी इजीली होल्स के कंपैरिजन में। उसका कारण है कि होल्स को इधर से उधर जाने का प्रोसेस बड़ा है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में से निकलेगा बॉन्ड तोड़कर, फिर वो इधर से उधर जाके दूसरे होल को फिल करेगा, जब जाके वाला होल यहाँ पर शिफ्ट होगा। इस वजह से उनका मोबिलिटी वाइज या इधर से उधर मूवमेंट की बात करें तो थोड़ा सा तकलीफदायक है इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। फिर बोल रहा हूँ, ये बातें सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसे बताई जाती हैं। एग्जैक्टली क्या इनके पीछे लॉजिक है, एग्जैक्ट मतलब कॉलेज में भी ऐसी बताई जाती है, कॉलेज में ले लो, कहीं भी ले लो, दुनिया भर में सब जगह यही एक्सप्लेनेशन लोग बात देते हैं इसका। बाकी किसी फॉर्मूला वॉर्मूला इसका किसी के पास नहीं है जो ये बताए कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी क्यों ज्यादा है ना। तो मैं उतना ही आइडिया दे पा रहा हूँ जितना दुनिया वाले लोग सब देते हैं इसमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर उठता है कि सर जब आपने कंडक्टर पढ़ाया था उस टाइम आपने एक बात लिखवाई थी कि कंडक्टर में तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, याद होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता था,
और वहीं पर लिखवाया जाता था कि बच्चों सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, और ये बात आगे चल के बताई जाएगी, पूरा चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर नाम का, अगर तुमको ये बातें याद हो मेरे द्वारा बोली गई है ना। तो इस जगह पर आकर हम उस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता होगा। इस वाले फॉर्म में देखना कैसे, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मैं कंडक्टिविटी पर इफेक्ट देखना चाह रहा हूं। टेम्परेचर बढ़ाने पर इस इक्वेशन में ये जो Ni है, मतलब यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, या ऐसे बोलो यूनिट वॉल्यूम में फ्री होल्स की संख्या, इसकी मात्रा में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होता है। कारण भी उसका, टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत ज्यादा अमाउंट में बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, बहुत ज्यादा बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होंगे या बहुत ज्यादा होल्स डेवलप होंगे, इससे ये बढ़ता है। लेकिन एक चीज और समझ में आती है कि यार अगर ऐसा हुआ है तो क्रिस्टल में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, तो इलेक्ट्रॉन्स को या होल्स को इधर से उधर जाने में तकलीफ होगी, मतलब ये जो म्यू वाली टर्म है ना, मोबिलिटी, ये डिक्रीज होती है। और कंडक्टिविटी को अगर देखें, ये वाली टर्म इंक्रीज हुई, ये वाली टर्म डिक्रीज हुई, डिपेंड करता है कौन सी टर्म में ज्यादा वेरिएशन है। तो मेरे एरो के साइन जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, टेम्परेचर बढ़ाने पर n बहुत ज्यादा परसेंटेज वाइज बढ़ता है इसके कम होने के कंपैरिजन में। इफेक्टिवली जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, या ऐसा बोलो जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वो कम होता है। अब ये सीधा सीधा रिजल्ट है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इनका कम हो जाता है। और ये भी बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन है, 5 नंबर का सवाल मान लो, तो पूछ सकते हैं कि पूरा बताओ डिराइव करते हुए या पूरा एक्सप्लेन करो कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम ये बताएंगे कि टोटल करंट से स्टार्ट करेंगे, ये पूरा लास्ट वाली इक्वेशन तक पहुंचेंगे, फिर लिख के बताना पड़ता है हमको पूरा। मैंने तो ऐसी एरो बना दी, बोर्ड के एग्जाम में लिख के आना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या होल्स डेंसिटी वो बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज होती है, जबकि मोबिलिटी डिक्रीज तो होती है पर कम अमाउंट में डिक्रीज होती है। तो इफेक्टिवली कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। नोट कर लेना। यहाँ तक कोई डाउट हो जरूर पूछें। थोड़ा सा चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, उसका कारण कुछ भी समझ लो, मुझे खुद को भी धीरे धीरे समझ में आती है शायद ये वाली बातें, इसलिए। जैसे बाकी किसी भी XYZ में तुम देखना, इस जगह तक जहां तक मैंने पढ़ाया भी था, अपन ने लगभग 1 घंटा लगा दिया होगा इसको, अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट में पहुंच जाते हैं लोग, 10 से 15 मिनट यही बातें बताते हुए। तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा मैं स्लो चलूं इस चैप्टर में। ठीक है भाई, यहां तक हो गया होगा। ये बात हो गई पूरी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। सवाल करेंगे इसके पहले, मैं एक बार बेसिक बता दूं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का, फिर एक साथ इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। हेडिंग लिखना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हेडिंग लिखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ब्रैकेट में लिख लेना डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। अब ये क्या होते हैं डोप्ड, या ऐसे बोलो इम्प्योर। तो क्या होते हैं मैं समझाऊंगा, पहले इसमें कैटेगरी बना लो। 2 टाइप के होते हैं ये, इसमें लिख लेना आगे। फर्स्ट है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन कैपिटल एन लिखना है, कैपिटल एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा है पी टाइप, पी टाइप
एन टाइप, पी टाइप, दो टाइप है। देखेंगे दोनों को डिटेल में, क्या होता है एन टाइप, क्या होता है पी टाइप। और अब ये जो है अगली क्लास में